हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो रहेगी CUET पीजी के लिए। मेनली जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो CUET पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं आज से एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ जिसमें हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो देना चाहती हूँ। मेरा नाम शिखा शर्मा है। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है और करंटली मैं अपना PhD पॉलिटिकल साइंस में जामिया से कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं DU के कॉलेज जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज मॉर्निंग में पढ़ाती भी हूँ। मैंने रिसेंटली ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में 2-3 साल पहले ही किया है, तो आई नो द अप्रोच एज अ स्टूडेंट एज वेल एज अ टीचर। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को 15 से 20 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। डीपली हम हर एक टॉपिक में ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्ज़ाम है, तो हमको कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स को समझने की कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर पा सकें और हमको CUET PG क्लियर करके हम एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकें। तो आज का जो हमारा सबसे लेक्चर 1 का जो टॉपिक है वो है प्लाटो। सबसे पहले जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसकी शुरुआत ही किससे होती है? प्लेटो से। तो आज हम सबसे पहले उसी को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्लाटो एक ग्रीक फिलोसफर थे, तो जब जब हम एंशियंट वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे तब सबसे पहला नाम जो है वो प्लाटो और एरिस्टोटल का ही आएगा। जो एंशियंट वेस्टर्न फिलोसफी है, प्राचीन वेस्टर्न फिलोसफी है, उसमें जितने भी जो मेन फेमस थिंकर्स आए, प्रचलित जो थिंकर्स आए, वो मोस्टली सभी ग्रीक ही थे। जो ग्रीक सोसाइटी का था उस समय पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। रोमन, इटालियन जो थिंकर्स थे ये सब काफ़ी बाद में आए थे। इसीलिए जो एंशियंट वेस्टर्न फिलोसफी है उसको ग्रीक मिरेकल भी कहा जाता है। जब प्लाटो की बात करेंगे तो एथेंस का जिक्र भी जरूर ही होगा। ठीक है, ग्रीक सोसाइटी में उस समय पर सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, तो जो प्लाटो का जो मदरलैंड था उसका नाम था एथेंस। और जो एथेंस था वो एक समय पर बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट थी, लेकिन बाद में जो दूसरा सिटी स्टेट था स्पार्टा, उसने एथेंस को हरा दिया था। तो जो प्लाटो है उसकी जो सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, तो वो चारों तरफ किसके चारों तरफ घूमती है? एथेंस के। बिकॉज ही वॉन्टेड टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ एथेंस। जो एथेंस को दोबारा से वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता था, उसकी ग्लोरी को वापस लाना चाहता था। तो जो प्लाटो का पूरी कंसेप्ट है, पूरी थ्योरीज हैं, वो आइडियल स्टेट कि कैसे एक स्टेट को एक आइडियल स्टेट, एक सर्वोच्च स्टेट बनाया जा सकता है, उसी के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमता है। तो यहाँ से अब आप सिंपली समझो कि वो हमेशा आइडियल स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, जो है, जो एग्जिस्ट करता है उस पर ज़्यादा फोकस ना करके, जो करंट सिचुएशन है उससे उस पर ज़्यादा फोकस ना करके वो आइडियल स्टेट की बात करते हैं। ought to be कैसा होना चाहिए, शुड बी कैसा अच्छा हो सकता है, वो उसकी बात करते हैं। आगे कैसा होना चाहिए, अच्छा कैसे हो सकता है, तो ये क्या हो गए? एक आइडियलिस्ट थिंकर हो गए। ठीक है, जो आइडिया पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद जो है प्लाटो जो थे, उनके जो गुरु थे उसका नाम था सोक्रेट्स। ठीक है, हिंदी में सुकरात भी बोलते हैं। और जो प्लाटो के शिष्य थे वो थे एरिस्टोटल। ठीक है, सोक्रेट्स का शिष्य था प्लाटो और प्लाटो का शिष्य था एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल शिष्य के साथ साथ उनका सबसे बड़ा आलोचक, सबसे ज्यादा क्रिटिक भी था। ठीक है, अब सोक्रेट्स कौन थे? प्लाटो से भी बहुत पहले आए होंगे, तो उनको फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी कहा जाता है कि उन्होंने ही वेस्टर्न फिलोसफी को फाउंड किया था, सुकरात्स ने। और उनको फादर ऑफ एथिक्स या फादर ऑफ एथिकल फिलोसफी भी कहा जाता है। दूसरी तरफ जो प्लाटो है जो है वो है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ एथिकल फिलोसफी तो सोक्रेट्स उसका आंसर होगा, और फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है प्लाटो। और जो एरिस्टोटल है वो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो सोक्रेट्स थे उनको फादर ऑफ एथिकल फिलोसफी क्यों कहा जाता है? अब कॉमन सी बात है, प्लाटो जो है वो एक आइडियलिस्ट थिंकर है, तो अपने गुरु से ही सीखा होगा। ठीक है, तो सोक्रेट्स भी जो थे वो आइडिया पर ही ज्यादा फोकस करते थे। सोक्रेट्स हैज एम्फेसाइज्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया और कंसेप्ट। ठीक है, वैल्यूज पर ज्यादा वो फोकस करते थे। अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स, इन ऑर्डर टू लीड अ गुड लाइफ वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ गुड लाइफ एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड लाइफ। ठीक है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें पहले पता होना
चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि गुड लाइफ होता क्या है, अच्छा जीवन होता क्या है और कैसे हम एक अच्छे जीवन को पा सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। तो ऐसा जो है वो सुकरात बोलते थे। ठीक है। दूसरी तरफ जो प्लाटो है उनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका भी सोक्रेट्स अपने गुरु से ही उन्होंने सीखा था और वो भी बोलते थे, वो ज्यादा फोकस करते थे, वो भी एक आइडियलिस्ट थिंकर थे। तो वो किस पे बार बार जोर देते थे? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन आइडियल स्टेट, कि कैसे एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाया जा सकता है, किसी भी राज्य को एक अच्छा या क्या बोलते हैं प्रभावित या आइडियल स्टेट कैसे बनाया जा सकता है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द गुड पॉलिटिकल लाइफ, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द स्टेट। आइडिया पर ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि वो एक आइडियलिस्ट थिंकर थे। अगर आपके क्वेश्चन में आएगा कि प्लाटो एक आइडियलिस्ट थिंकर थे या रियलिस्ट थिंकर थे, तो आप किस पे टिक करोगे कि वो एक आइडियलिस्ट थिंकर थे। वो आइडिया पर ज्यादा बात करते थे, रियलिटी को ना देखकर वो आइडियल बातें ज्यादा करते थे। ठीक है। प्लाटो ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने वर्क्स लिखे भी हैं, लेकिन जो सबसे उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है उसका नाम है द रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक, ये आपके पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना कि द रिपब्लिक जो है वो प्लाटो के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर उन्होंने अपना पूरा ये आइडियलिज्म, ठीक है, थ्योरी ऑफ आइडियाज़, इन सबको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ठीक है। तो मेनली जो प्लाटो है उसकी हम 5-6 थ्योरीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में उन्होंने बात की है। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ आइडियाज़, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो हम 1 बाय 1 ब्रीफली सारी थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो उनकी बेसिक थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ आइडियाज, या इसको थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया, आइडियलिस्ट थिंकर है, आइडिया की बात करते हैं। So according to this theory, physical world is just a reflection of a higher realm of unchangeable ideas of forms. ठीक है, these ideas represents the ultimate reality. प्लाटो के हिसाब से जो एक आइडिया होता है जो कि हमको दिखता नहीं है, ठीक है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हम सबके पीछे है, जो हमको दिख नहीं रहा है, वो रियल है। जो हमको दिख रहा है वो तो चेंज हो सकता है, वो तो मेटेरियलिस्टिक है। तो प्लाटो के हिसाब से जो दिख रहा है वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, जो हमको नहीं दिख रहा है, जो आइडियाज हैं वो रियल है। ठीक है, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो तो केवल आइडियाज का एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसीलिए जो प्लाटो है उनको फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लो, फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन है? प्लाटो ही फादर ऑफ आइडियलिज्म भी है। ठीक है, ही रिजेक्टेड द मेटीरियलिज्म कॉमन टू एंशियंट फिलोसफी इन फेवर ऑफ मेटाफिजिक्स। ठीक है, आधे लोग जो मेटेरियलिज्म की जो बात करते हैं कि जो मेटेरियल है, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो रियल है, तो इसको प्लाटो ने रिजेक्ट कर दिया। उनके हिसाब से जो मेटेरियलिस्टिक थिंग है, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो रियल नहीं है, वो केवल रिफ्लेक्शन है आइडियाज का। तो रियल क्या है अकॉर्डिंग टू प्लाटो? आइडिया इज रियल। ठीक है, जो हमको दिखता नहीं है। ठीक है, जो आइडिया है वो रियलिटी है, जो कि चेंज भी नहीं होता है, अनचेंजेबल है। ही बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इममेटेरियल वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर्म्स। ठीक है, जिसको उन्होंने आइडियाज कहा है। अकॉर्डिंग टू प्लाटो, मेटीरियलिज्म बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ चेंज, जो कि बदलता रहता है, वेयर एज आइडिया बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ परमानेंस। जो आइडिया है वो ही परमानेंट है, वो चेंज नहीं होता है। आइडिया इज द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन बिकॉज इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ गॉड। उन्होंने अपने आइडिया की तुलना भगवान से की है। ठीक है, आइडिया कांट बी अंडरस्टूड थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। अपने सेंसरी ऑर्गन्स से हम आइडियाज को नहीं समझ सकते हैं। आइडियाज कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू द यूज ऑफ रीजन। ठीक है, जो हमारा सोचने समझने की शक्ति है, हमारी रीजनिंग है, ठीक है, उससे ही हम उसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी क्या है? अपने रीजन से हम उसको पहचान सकते, तो ये एक आइडिया है। इस सब आइडियाज को समझाने के लिए उन्होंने एक मेटाफर, एक एग्जाम्पल के तौर पर भी यूज किया है, एलेगरी ऑफ द केव। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन में आता है पेपर में आपके कि एलेगरी ऑफ द केव किसने लिखा है या किसका कंसेप्ट है? तो ये प्लाटो का कंसेप्ट है, जो एज अ एग्जाम्पल, एज अ मेटाफर उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियाज को समझाने के लिए यूज की है। ठीक है, तो एलेगरी ऑफ द केव में क्या था कि एक गुफा में जो बहुत सारे प्रिजनर्स है, जो कैदी हैं, उनके हाथों में हथकड़ी लगी है और वो बहुत कई सालों से बंद है। ठीक है, तो उनको केवल अपनी परछाई दिखाई दे रही है। अंधेरे में क्या दिखाई देगा? एक साइड आग जल रही है, तो अंधेरे में क्या दिखाई देगा? एक दूसरे की परछाई। तो उनके लिए वही रियलिटी है। ठीक है, परछाई जो है उन्होंने उसी को रियलिटी मान लिया है कि यही रियल है। ठीक है, तो एक दिन उनमें से एक कैदी जो है अपनी हथकड़ी तोड़ के बाहर भागता है, तो वो देखता भाई बाहर
सूर्य की रोशनी है, एक नेचुरल वर्ल्ड है, तो बाहर जाके वो उसको क्या समझ में आता कि रियल वर्ल्ड तो ये है, जो हम अंदर अपने आंखों के सामने देख रहे थे, जो परछाई थी वो क्या था, वो तो केवल एक रिफ्लेक्शन था। तो इसके थ्रू ही, इस एग्जाम्पल के थ्रू ही प्लाटो ने समझाने का प्रयास किया है कि जो हम देखते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड, वो रियल नहीं है, जो हमको नहीं दिखता है, जो पीछे है, जिसका तो ये केवल एक रिफ्लेक्शन है। तो वो उस आइडियाज़ को जो प्लाटो है उसने रियल बोला है। तो ये एज अ मेटाफर उन्होंने यूज़ किया है, एलेगरी ऑफ द केव। ठीक है, तो ये था थ्योरी ऑफ आइडियाज़। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो नॉलेज इज वर्च्यू। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट था, नॉलेज इज वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण। तो किसी भी व्यक्ति का सबसे उच्च गुण या सद्गुण की बात करेंगे तो वो उसका नॉलेज, ज्ञान होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लाटो हैविंग द ट्रू नॉलेज इज द प्री कंडीशन ऑफ द गुड लाइफ। ठीक है, शुरू में ही बताया था कि प्लाटो बार बार किसकी बात करते हैं, आइडल स्टेट की, अच्छे जीवन की, गुड लाइफ की। तो गुड लाइफ के लिए प्री कंडीशन क्या होगी, ट्रू नॉलेज, कि आपको सच्चा ज्ञान की आवश्यकता है, आपको एक अच्छी रीजनिंग की आवश्यकता है। So according to Plato, knowledge is the only way by which we can achieve a good life, जिससे हम अच्छा जीवन अचीव कर सकते हैं। अब ये नॉलेज मिलेगा कैसे, हाउ टू गेन दिस नॉलेज? तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो अल्टीमेट नॉलेज इज विद इन अवर सेल्व्स, हमारी सोल में, हमारी आत्मा में ही हमको नॉलेज वहीं से मिलेगी। तो जो हमारी सोल है वो ही अल्टीमेट गाइड है हमारी, वो ही हमको सब कुछ बताती है, हमारी आत्मा, थ्रू मेथड ऑफ डायलैक्टिक्स। अंडरलाइन कर लो, डायलैक्टिक्स। डायलैक्टिक्स क्या होता है, जो हम आपस में वार्तालाप करते हैं, डिबेट करते हैं, उसी को डायलैक्टिक्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, हम लॉजिकल रीजनिंग यूज करते हैं। हम एक दूसरे, जब आपके कॉलेज में कोई भी डिबेट होता होगा, ठीक है, तो आप एक चीज बोल रहे हो, एक आर्ग्यूमेंट आपका है, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे लोग बोल रहे हैं, तो आपको वहां से प्रोज भी पता चलते हैं, कौन सी पता चलते हैं, दोनों अपना अपना लॉजिकल रीजनिंग यूज कर रहे हैं। आपको अपने व्यू पॉइंट से हटकर भी दूसरे व्यू पॉइंट जानने का उसमें अवसर मिलता है। ठीक है, आपको सारा जो उसका पूरा प्रोसेस है सब पता चलता है। तो ऐसे ही प्लाटो ने भी डायलैक्टिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि जो हमारी सोल है वो ही अल्टीमेट गाइड है नॉलेज की। और नॉलेज को हम कैसे गेन कर सकते हैं, थ्रू अवर सोल, थ्रू द मेथड ऑफ डायलैक्टिक्स, विच मीन्स डिबेट, विच मीन्स फोकस ऑन लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये उनका नॉलेज का कंसेप्ट था। अब हम थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लाटो का क्या सोचना था जस्टिस को लेके, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में ये समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जो प्लाटो थे उन्होंने अपनी जस्टिस की थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि हर एक इंडिविजुअल, जो हर एक व्यक्ति है सोसाइटी में, अगर वो अपनी सोल की डोमिनेंट क्वालिटी को पहचान ले, जो अपनी आत्मा है, सोल है, उसकी जो भी खूबी है, डोमिनेंट क्वालिटी है, उसको पहचान ले और उसी के हिसाब से अपना काम को चूज करे, मतलब प्रोफेशन का चुनाव करे और उसी में अपना पूरा 100% दे दे, तो वो पर्सनल लेवल पर जस्टिस इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से अगर समाज में, सोसाइटी में हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल अपने सोल के अकॉर्डिंग प्रोफेशन चूज करेगा, तो जो सोसाइटी है उसमें सोशल जस्टिस अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो जो भगवान का दिया हुआ आइडिया ऑफ जस्टिस है, उसने जस्टिस की तुलना भगवान से की है। ठीक है, बार बार समझ लो कि आइडियलिस्ट थिंकर है तो बार बार ओट टू बी की बात करता है, हर चीज की तुलना भगवान से कर देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो रीजन डोमिनेट्स ओवर कोरेज एंड एपेटाइट। उन्होंने 3 तरह में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ कोरेज, मैन ऑफ एपेटाइट। मैन ऑफ रीजन मतलब जो रीजनिंग, जो ज्यादा दिमाग का काम ज्यादा करते हैं। ठीक है, और मैन ऑफ कोरेज मतलब कोरेज, इनमें लड़ने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, बाहुबली टाइप्स है। मैन ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट को हिंदी में आप समझ सकते हो जिनके अंदर मतलब लालच बहुत ज्यादा होता है। एपेटाइट जिनकी इच्छाएं जो है वो खत्म ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो इन अ जस्ट स्टेट, जस्ट का मतलब जहां पर जस्टिस प्रिवेलेंट हो, जो एक न्यायिक स्टेट होगी, एवरी क्लास विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑफ सोल। ठीक है, अपनी उन्होंने आत्मा के हिसाब से बांट दिया है कि जो मैन ऑफ रीजन है, जो दिमाग से काम करेंगे, रीजन है जो सोचने का काम ज्यादा करते हैं, वो ही रूल कर सकता है, वो ही लॉज बना सकता है सोसाइटी के लिए। जो मैन ऑफ कोरेज है वो सिक्योरिटी का काम करेगा, लड़ने का काम करेगा। और जो एपेटाइट है, जो कि जिनके अंदर लालच ज्यादा है, जिनके अंदर इच्छाएं ज्यादा हैं, वो प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व रहेंगी। ठीक है, समझ में आया? तो उन्होंने 3 टाइप में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि उन्होंने किन 3 चीजों में सोसाइटी को डिवाइड किया था।
ठीक है। इसी को उन्होंने मैन ऑफ गोल्ड या मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ कॉपर कहा था। रीजन मतलब गोल्ड, कोरेज मतलब सिल्वर और एपेटाइट मतलब आपका कॉपर, ठीक है, या ब्रोंज। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस है। उसके अलावा उन्होंने 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही बताए थे जस्टिस के। पहला था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। नाम से ही समझो कि हर व्यक्ति को वो ही काम करना है जो उसको बेस्ट सूट करता है, जो उसमें ज़्यादा वो अच्छे से काम कर सकता है। मुझे पता है कि मतलब मैं कौन सा काम अच्छे से कर सकती हूँ, तो मुझे वो ही करना है। और दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस, मतलब दूसरे व्यक्ति के काम में नहीं घुसना है, अपना अपना काम करता है, जिससे कि सोसाइटी में पीस बना रहे, हार्मनी बनी रहे, ठीक है। ये जस्टिस की उनकी थ्योरी थी। अब यहीं से आप समझो कि जस्टिस में जो रीजन, जो सोचने का काम करेगा, मैन ऑफ रीजन है, वो ही अकॉर्डिंग टू प्लाटो फिलोसफर किंग बन सकता है। तो अगली थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग ही है, ठीक है। जो रीजन का काम करेगा, जो सोचने का काम करेगा, जिसके पास दिमाग ज्यादा है, वो ही केवल रूल कर सकता है, वो ही फिलोसफर किंग बन सकता है। सो अकॉर्डिंग टू प्लाटो, philosophers has no lust for power, they have love for knowledge, ठीक है। उनमें नॉलेज के लिए प्यार है, ज्ञान के लिए प्यार है, उनके अंदर कोई लस्ट नहीं है सत्ता को पाने के लिए, पावर में आने के लिए, ठीक है। फिलोसफर किंग्स विल बी रिलेक्टेंट टू रूल और गवर्न, वो हमेशा रिलेक्टेंट रहते हैं, ठीक है, ईगर नहीं रहते हैं। पेपर में यूजीसी नेट की में भी, सीयूईटी में भी बार बार पूछा गया है कि जो फिलोसफर किंग है प्लाटो का, वो रिलेक्टेंट होता है या ईगर होता है। ईगर मतलब अच्छा जताना, रिलेक्टेंट मतलब जो एकदम रिलेक्टेंट हो, ठीक है। तो जो फिलोसफर किंग था वो हमेशा रिलेक्टेंट होगा, ईगर नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, और वो मैन ऑफ रीजन होगा। और फिलोसफर किंग जो है वो सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सेक्रीफाइस होगा, अपनी चीज़ों को वो सेक्रीफाइस कर सकता है क्योंकि उसको एक आइडियल स्टेट बनाना है, ठीक है। और ये एक बहुत फेमस कोट है प्लाटो का, जो बार बार पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको आप याद कर लो कि प्लाटो सेड दैट स्टेट्स आर बेस्ट गवर्नड where rulers are reluctant to govern rather than states where rulers are eager to govern, ठीक है। जो एक फिलोसफर किंग है उसको रिलेक्टेंट होना चाहिए, ना कि ईगर, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, ठीक है। अब आइडियल स्टेट कैसे बनेगी, इन सबसे मिलकर ही बनेगी ना आइडियल स्टेट, जो हमने ऊपर सब डिस्कस किया, आइडिया, ठीक है, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, थ्योरी ऑफ नॉलेज, इन सबसे मिलकर ही तो एक आइडियल स्टेट बनेगी ना। तो जैसा कि उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने बांट दिया रीजन, करेज और एपेटाइट में, तो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू प्लाटो जो एक आइडियल स्टेट होगा वो 3 क्लासेस में डिवाइड होगा, ठीक है। एक रूलिंग क्लास होगी, एक सोल्जर क्लास, एक प्रोड्यूसर क्लास। जस्टिस वाले से मिलता जुलता है बिल्कुल, ठीक है। रूलिंग क्लास मतलब रीजन वाले, सोल्जर क्लास मतलब करेज वाले, और प्रोड्यूसर क्लास मतलब एपेटाइट, जिनके अंदर इच्छा ज्यादा है। अब रूलिंग जो है वो गोल्ड होगा, सोल्जर जो है वो सिल्वर होगा, और प्रोड्यूसर जो है वो कॉपर होगा, ठीक है। अब जो ऊपर की 2 क्लासें हैं, रूलिंग और सोल्जर, जो रीजन का और लड़ने का काम करेंगी, मतलब फिलोसफर किंग जो रूल बनाएंगे और जो लड़ने के लिए जाएंगे, जो सिक्योरिटी का काम करेंगे, गोल्ड और सिल्वर, उनको इन्होंने गार्जियन क्लास कहा है, ठीक है। उनको बड़ा माना है गार्जियन, प्रोड्यूसर क्लास को उससे बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो आइडियल स्टेट का क्या होगी, जो डिवाइड होगी रूलिंग, सोल्जर और प्रोड्यूसर क्लास में, और सब अपना अपना काम करेंगे, तो वो एक जस्ट सोसाइटी बन जाएगी। इसमें आइडियल स्टेट में जो प्लाटो ने एक बहुत अच्छा कोट दिया है, जो कि पेपर में पूछा भी जाता है, स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लाटो स्टेट जो है वो एक इनलार्ज्ड वर्जन है एक इंडिविजुअल का। डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसकी स्टेटमेंट है, तो आपको ये याद कर लेनी है, अकॉर्डिंग टू प्लाटो स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक स्टेट होता है वो इंडिविजुअल का ही इनलार्ज्ड वर्जन होता है। इंडिविजुअल का जो कैरेक्टर होगा वो ही बड़े लेवल पर सोसाइटी का, स्टेट का जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड करेगा, ठीक है। तो ये था थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लास्ट थ्योरी है हमारी आज की, वो है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म थी प्लाटो की, उसके अंदर कौन कौन शामिल थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कम्युनिज्म क्या होता है। जैसे हम सबको पता है कि कम्युनिज्म में रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप होता है और सपोर्ट फॉर कॉमन ओनरशिप होता है। तो प्लाटो ने 2 तरह के कम्युनिज्म की बात करी है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, ठीक है। अब कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी किसके, अब ये जो पूरा कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट है वो केवल गार्जियन क्लास के लिए है। मैंने ऊपर ही आपको बताया गार्जियन में कौन कौन आएगा, रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास, रीजन वाले और करेज वाले, जो लड़ेंगे और जो सोचेंगे।
केवल उन्हीं के लिए प्लाटो ने कम्युनिज्म का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्लास को उन्होंने कम्युनिज्म की थ्योरी से बाहर रख दिया है क्योंकि वो पावर में नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लाटो, और उनके अंदर लस्ट है, उनके अंदर एपेटाइट है, उनके अंदर इच्छाएं ज़्यादा हैं। तो उसने प्रोड्यूसर क्लास को, जो मैन ऑफ एपेटाइट है, जो कॉपर है, उनको गार्जियन क्लास से बाहर रखा है, कम्युनिज्म से बाहर रखा है। ठीक है, अब कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में क्या है, तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो जो रूलिंग क्लास है विल नॉट बी अलाउड टू ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, जो रूलिंग क्लास है वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो जो प्लाटो है वो मानते थे कि फैमिली जो है वो सबसे बड़ा इविल है, सबसे बड़ा इविल है रेदर देन प्रॉपर्टी से भी बड़ा इविल फैमिली है, क्योंकि फैमिली से ही करप्शन और नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ऐसा प्लाटो का मानना था। इसलिए कोई भी प्राइवेट फैमिली नहीं होगी, जो पूरा स्टेट है वो ही फैमिली है। यहाँ तक कि प्लाटो ने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ का भी कंसेप्ट दिया है, मतलब प्यार के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पर। जो वाइफ है मतलब एक जो एबलेस्ट जो मैन है, ठीक है, सबसे अच्छा जो व्यक्ति है, और जो सबसे एबलेस्ट वुमेन है, सबसे अच्छी जो औरत है, उन दोनों की आपस में शादी होगी। किस लिए होगी, एक प्रोक्रिएशन के लिए। बच्चे को एज अ क्रिएशन इन्होंने देखा है कि दो अच्छे व्यक्तियों का मेल होगा केवल एक बच्चे के लिए, और वो बच्चा किसका होगा, वो उस फैमिली का नहीं होगा, वो बच्चा स्टेट का होगा, वो आगे स्टेट के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एज वेल एज कम्युनिज्म ऑफ वाइफ के बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, तो ये पूरा आपका कंसेप्ट था प्लाटो का। ठीक है, तो प्लाटो की थ्योरी ऑफ आइडिया, ठीक है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट और थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, ये 6 थ्योरीज है। मैंने बहुत ही बिना कहानी सुनाए, बहुत डीपली घुसे हुए, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास, मैंने मेन पॉइंट्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा समझाने की कोशिश की है, जो आपके पेपर के हिसाब से रेलेवेंट है। यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट में जो एक कंक्लूजन हम देखेंगे, तो लास्ट में जो चीज़ें निकल के आई, तो जो प्लाटो थे वो एक आइडियलिस्ट थिंकर थे। ठीक है, वो उन्होंने सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जस्टिस के लिए भी उन्होंने यही बोला था कि वो रीज़न, करेज और एपेटाइट में बढ़ के जो काम करेंगे तो जस्ट सोसाइटी अपने आप बन जाएगी। और जो प्लाटो थे वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, डेमोक्रेसी को वो अपोज करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो एक और थिंकर थे कार्ल पोपर, KARLPOPPER, उन्होंने इसी बात पर प्लाटो को क्रिटिक भी किया है, उनकी आलोचना भी की है कि जो प्लाटो थे वो ओपन सोसाइटी के, डेमोक्रेसी के को अपोज करते थे, उसके दुश्मन थे। तो कार्ल पोपर ने इनका बहुत बड़ा क्रिटिक भी किया है, आलोचना भी की है। और जो प्लाटो है उनको फासिस्ट भी बोला गया है। फासिज्म आप सबने पढ़ा होगा ना, ठीक है, जो केवल ड्यूटीज की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात ना करके केवल ड्यूटीज की बात करते हैं। तो प्लाटो ने भी यहाँ पर कहीं इंडिविजुअल राइट्स की बात नहीं की ना, उन्होंने केवल स्टेट की बात की है बार बार। तो प्लाटो को फासिस्ट भी कहा गया है। ठीक है, तो ये पूरा आपका कंसेप्ट था प्लाटो का। तो मैंने कोशिश की है कम शब्दों में आपको आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझाने की। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे और आपको सब कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आगे की वीडियोस, आगे के कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।